नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बड़ा लंबा भाषण दिया निर्मला सीता मैया ने आज, और भाषण देने के बीच में वो एक ऐसी चीज़ दे के चली गई कि सारा मिडिल क्लास, सारे अर्बन लोग सिर्फ पूरे बजट को छोड़कर वहीं पर नज़र गड़ाए हुए हैं, और वो है इनकम टैक्स की छूट। इनकम टैक्स में सीधे सीधे 12 लाख रुपए साल तक अगर आपकी आमदनी है, टैक्सेबल इनकम है, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी आपको इनकम टैक्स में छूट मिल गई है। लेकिन ये बजट, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक नई विजडम इस बजट को देखने की उम्मीद करता हूँ पैदा होगी, और जान पाएंगे आप कि इसमें क्या झोल है, क्या कैच है, और सरकार ने किस तरह से ये करने की कोशिश की और क्यों करने की कोशिश की है। सबसे पहले उन परिस्थितियों की बात करते हैं जो इस बजट में दिखाई दे रही हैं। भारत के इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी मंदी इसको माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि 2008 में जो दशा थी भारत की, जब सबप्राइम संकट आया था, और उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है कोरोना, जब मंदी आई, और ये तीसरी सबसे बड़े मंदी के हालात पहुंच गए हैं। ये ऐसे हालात हैं जिसमें पूंजीपतियों का मुनाफा बढ़ रहा है, लेकिन देश में उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ रहा है, रोजगार भी नहीं बढ़ रहा है। यानी मोटा मोटा मिला के, कल का वीडियो डिटेल से देख लीजिएगा, और भी बहुत सारे वीडियो मैंने लगातार इस बीच में बनाए हैं। इस देश में जनता के हाथ में पैसा नहीं है। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, और सारा पैसा उद्योगपतियों के पास जा रहा है। जब पैसा उद्योगपतियों के पास जाता है तो सरकार कुछ हद तक तो जुगाड़ कर कर के उद्योगपतियों को बचाती रहती है। सरकारी खजाने लुटा के, सरकारी संसाधन, देश की संपत्तियां, परिसंपत्तियां कौड़ियों के नाम दे के लोन राइट ऑफ कर दिए जाते हैं। लेकिन आखिर में तो पैसा जनता से ही आएगा। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो जनता को आपको माल बेचना पड़ेगा, और जनता की जेब में माल नहीं होगा तो बुरी हालत होगी। और हम लोग उसी दौर में खड़े हुए हैं, और इस बजट में जो प्रोविज़न सरकार ने किए हैं वो साफ साफ दिखा रहे हैं कि जो हम इतने दिनों से अपने वीडियोस में कह रहे थे, उस सरकार को भी दिखाई देने लगा है, और सरकार उससे बचने का काम कर रही है। तो बचने का काम करने के लिए सरकार ने जो एक तरीका निकाला, वो ये निकाला कि इनकम टैक्स की सीमा हम बढ़ा दें। 12 लाख रुपए तक सीमा हो जाएगी। तो इससे कैसे जनता में पैसा आ जाएगा? पैसा ऐसे आ जाएगा कि भाई, अगर आपको 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है और आपका इनकम टैक्स बचेगा, तो आपके पास कुछ ज़्यादा पैसे आएंगे, और हो सकता है उन ज़्यादा पैसों से आप कुछ खर्चा करें, कुछ चीज़ें खरीदें, कुछ घर में सामान लाएं, या कुछ और करें। ये सरकार का विजन है। नीयत सरकार की कुछ और है। जो फरेबी सरकार होती है वो ईमानदारी से आर्थिक नीतियाँ भी लागू नहीं करती। जब ईमानदारी से नहीं करोगे तो मारे जाओगे। फरेब क्या है, इसमें आते हैं, लेकिन इससे पहले हम ये समझेंगे कि ये जिस लोगों को आपने ये सुविधा दी है, 150 करोड़ लोगों में से 4 करोड़ लोगों को माना जा रहा है कि इससे लाभ मिलेगा। कुल 4 करोड़ लोग। अब ये जो सुविधा आपने जिन 4 करोड़ों को लोगों को आप दे रहे हैं, जो मोटा मोटा हिसाब है, जो 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं, ज़्यादातर लोग 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते नहीं हैं। तो 1 लाख रुपए तक की कमाई वाले जो लोग हैं, मोटे मोटे, अभी तक तो बहुत सारे नीचे के स्लैब में लोग थे जिनको फ़ायदा मिल ही रहा था। उसकी अलग कैलकुलेशन है, डिटेल में जाएंगे, फंस जाएगा मामला। 4 करोड़ सीधा सीधा याद कर लीजिए। तो इन 4 करोड़ लोगों को फ़ायदा मिलेगा। ये वो लोग हैं जो साल में 12 लाख टैक्सेबल इनकम है, यानी इनकी इनकम 17, 18 लाख, 20 लाख होती थी। इधर उधर कुछ करके बचा बचू के हाउसिंग लोन से ये 12 लाख टैक्सेबल इनकम में आ जाते थे। ऐसे लोगों की संख्या देश में केवल 4 करोड़ है। तो जो अर्थशास्त्री हैं उनका कहना ये है कि ये वो जो आदमी जिसको तुमने पैसे दिए हैं, अभी ये खर्चा नहीं करेगा बाजार में। जिस वजह से तुमने पैसे दिए हैं कि भाई लेके जाएगा तो कुछ खर्चा करेगा, ये तो दुकानें चलेंगी, लेकिन ये खर्चा करेगा नहीं। यानी आप अगर अपने मोहल्ले की दुकान चलाना चाहते हो, तो आप घर से निकलोगे और कोई गरीब महिला की दुकान है, या जो भी दुकान है, तो आप क्या करोगे? मोहल्ले में बच्चों को पैसे बांट दोगे, बच्चे उससे चीज़ खरीदेंगे, उसकी दुकान चल जाएगी। ऐसे ही देश में बाजार में पैसा छोड़ दोगे, जनता के पास पैसा छोड़ दोगे, वो अपनी चीज़ें खरीदेगी तो बाजार चलने लगता है। वो माचिस खरीदेगा, माचिस होलसेलर, रिटेलर होते होते माचिस फैक्ट्री तक कई लोगों को पैसा मुनाफे का बढ़ जाएगा। एक माचिस बिकती है, लेकिन कई लोगों का रोजगार बनता है। तो ये जो पैसा जिनको दिया है आपने, जिन 4 करोड़ लोगों को, साधन संपन्न लोग हैं,
तो ये पैसे का करेंगे क्या? ये पैसे को लगाएंगे अपनी एक अलग जगह पे, और वो जगह कहलाती है असेट्स में। असेट्स मतलब शेयर खरीद लेंगे, प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, या किस तरह की बहुत सारी जगहों पे लगाएंगे जो जिसको कहते हैं कैपिटल। और जब वो ये खरीदते हैं तो उससे वो पैसे कमाते हैं। जैसे आज आपने प्लॉट खरीद डाला, भाई जो आदमी 12 से 14 लाख कमाने वाला है, उसके घर में एसी पहले से है, फ्रिज पहले से है, उसके यहाँ टीवी पहले से है, गाड़ी पहले से है। आपको गाड़ियाँ बिकवानी है, 12 लाख कमाने वाले पहले से गाड़ी है उसके पास में। हो सकता है उसमें से कुछ % लोग अपग्रेड कर लें, तो वो क्या करेगा? अपने पैसे को इन्वेस्ट करेगा। तो पैसा कहाँ जाएगा? पहले तो उसी पूंजीपति के पास जाएगा जिस पूंजीपति के पास पहले से पैसे की गंगा बह रही है, सारा जा रहा है। उसको कारोबार करने के लिए पैसे मिल जाएंगे, शेयर मार्केट थोड़ा ऊपर चला जाएगा। शेयर मार्केट जो डूब रहा है, विदेशी निवेशक बाहर जा रहे हैं, और जो छोटी छोटी बचत करने वाले हमारे आपके जैसे लोग जो SIP में पैसा लगा रहे हैं, उनका पैसा भी पूरा लग चुका है बचाने के लिए, उस गिरावट से बचने के लिए। ऐसे में नया इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, पहली चीज़। लेकिन सरकार का मकसद सिर्फ इतना ही नहीं है। सरकार ये देख रही है कि अगर ये कैपिटल गेन करेंगे, यानी इस तरह की चीज़ों, शेयर बेच के, प्रॉपर्टी बेच के, इस तरह की चीज़ों को बेच के जब ये मुनाफा कमाएंगे, तो मुनाफा कमाएंगे तो वो बनेगा कैपिटल गेन टैक्स। सरकार ये देख रही है कि इसको पैसे हम देंगे, इधर से पैसे देंगे, उधर से इससे पैसे ले लेंगे, ये हमसे पैसे लेके जाएगा, जो टैक्स में हम राहत दे रहे हैं उससे ये पैसा इन्वेस्ट करेगा, उससे मोटा मुनाफा कमाएगा, उससे हम मोटा पैसा ले लेंगे। यानी इसको हम 2 रुपये दे रहे हैं, इससे हम 3 रुपये वसूलेंगे। आपको एक आंकड़ा देता हूँ, बस 2019 में जो पर्सनल इनकम होती थी इंसान की, उसमें जो कैपिटल गेन की हिस्सेदारी होती थी वो 4.2% होती थी। 2024 में वो 15% हो गई है। यानी जो पर्सनल इनकम है, जो इनकम टैक्स वाले जो लोग हैं, जो इनकम टैक्स चुका रहे हैं, उसमें जो इनकम हो रही है पर्सनल टैक्स वाले, मान लीजिए, वो उसमें 15% पैसा कैपिटल गेन से आ रहा है, यानी असेट्स में पैसा लगा के बेच के आ रहा है। तो सरकार एक तो ये मान के चल रही है कि कैपिटल गेन से हम पैसा बना लेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सरकार एक और खेल कर रही है, और वो ये खेल कर रही है कि ये पैसा ऐसे लोगों को दिया है जिनका इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से ना तो कैपिटल मार्केट को मिलेगा, ना असेट्स में लगेगा, ना मार्केट में लगेगा। बोले कैसे? आप तो कह रहे हो कि पैसा बढ़ गया है, तो उनकी कमाई बढ़ जाएगी कि उनका टैक्स बच रहा है, तो वो पैसा फिर क्यों नहीं लगेगा? वो बाजार में ही तो जाएंगे। अरे बचेगा तब तो लगेगा ना भाई, बचेगा तो लगेगा, तो बचेगा क्यों नहीं? ऐसे समझते हैं। जो वित्त मंत्री लेके आई हैं, जो स्कीम लाई हैं जिसमें ये बात कर रही हैं, वो है न्यू टैक्स रिजीम। ये भी एक खेल है हमारे आपके साथ। सरकार क्या करती है, हमको जब इनकम टैक्स में बहुत सारी छूटें देती है, जैसे कि भाई हम मकान की किस्त दे रहे हैं, बच्चों की स्कूल फीस दे रहे हैं, दूसरी चीज़ें दे रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे फ्रिंज बेनिफिट और कंपनी से मिलते हैं। अगर कंपनी हमको मकान दे रही है रहने के लिए, तो सरकार कहेगी भाई मकान कंपनी ने दिया है तो उसके ऊपर टैक्स ना लिया जाए। हाउस रेंट वगैरह का जो रसीद आप लगा देते हो, आपका बच जाता है। इस तरह की जो आप बचत करते हो वो कहलाते हैं आपके फ्रिंज बेनिफिट। होम लोन की किस्त देते हो, उसमें जो इंटरेस्ट देते हो। सरकार ने क्या किया, बड़ी चतुराई से एक नया टैक्स रिजीम लेकर आई, और जिसमें कहा कि ये सब इन्वेस्टमेंट छोड़ो, सीधे सीधे आप जो है इसको छोड़ दो, इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको लिमिट ज़्यादा मिलेगी। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, 70% लोग वो जो फ्रिंज बेनिफिट होते थे, छोटे मोटे फ़ायदे होते थे, जो पर्क्स मिलते थे उनको छोड़ के इसमें आ गए, न्यू टैक्स रिजीम में। अब न्यू टैक्स रिजीम में जब लोग आ गए 70%, तो अब सरकार ने इस बार जब बजट लेके आई है, तो जो फ़ायदा आपको दिखाया है न्यू टैक्स रिजीम में दिखाया है, पुरानी वाली में नहीं दिखाया। यानी बड़ी चतुराई से सरकार में 3-4 साल में जो भत्तों के ऊपर आपको लाभ मिलता था, भोजन का भत्ता, आप सोडेक्स कूपन वगैरह से फूड कूपन ले लेते थे, आप ट्रैवलिंग करते थे, उसका जो आने जाने का कम्यूटिंग का खर्चा होता था, आपके मकान के किराए का खर्चा होता था, इस तरह के जो खर्चे होते थे उनको बंद करने के बजाय इन्होंने एक और स्कीम दे दी। धीरे धीरे लोगों को स्कीम में शिफ्ट कर दिया, और इस बार
सिर्फ उसी स्कीम के लोगों को फ़ायदा दिया और पुरानी वाली स्कीम को नहीं दिया है, तो अगला बजट आते आते जो पुरानी स्कीम थी वो डंप हो जाएगी। अगर आप इसको थोड़ा सफाई से देखें तो सरकार ने वो जो जितने आपको लाभ मिलते थे टैक्स में वो ख़त्म कर दिए। अब आप हो और सरकार है बीच में, नाम टैक्स न्यू टैक्स रिजीम रखा। अब जो टैक्स में बदलाव आएगा उसमें पता चला कि वही मेन टैक्स हो गया, क्योंकि ज़्यादातर लोग देश के यही चाहते हैं, बहुमत। अब सोचिए इस सिस्टम में सरकार क्या कर रही है कि जो आपके 50,000 रुपये महीने के बेनिफिट होते थे, टैक्स की बचत होती थी, उसको खा गई। यानी 12 लाख की जो आपको बचत दे रही है उसमें 50,000 खा गई, ऐसा अनुमान है। अब नई कर व्यवस्था पे 12,75,000 रुपये तक की आय कर से मुक्त है, लेकिन 50,000 रुपये महीने का आपका जो बेनिफिट मिलता था वो आपके हाथ से चला गया। अब 1 अप्रैल से बताया जा रहा है कि नया नियम लागू होने वाला है, तो इसमें मील कूपन, मुफ्त का घर, कार, रियायती नाश्ता, भोजन, चिकित्सा सुविधा, क्लब मेंबरशिप, लैपटॉप और अन्य उपकरण जो आपको देती थी कंपनी और उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता था, वो आपकी आय का हिस्सा हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो कटौती होती थी स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो आपको जो 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था वो 15,000 रुपये का ही हो जाएगा। यानी इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो। तो सरकार ने एक तो छूट दी ऐसे लोगों को जो बाजार में खरीदारी करने नहीं जाते हैं, और सरकार ने छूट दी ऐसे करके कि वो छूट की छूट नहीं है, आपने इधर से छूट दे दी और उधर से उनको जो छूट देते थे वो छीन लिया आपने, जो फ्रिंज बेनिफिट होते थे वो आपने छीन लिया। तो आप एक बात बताओ, ये आपने दिया क्यों था? अर्थव्यवस्था बचाने के लिए। ये दिया क्यों था? अपनी दुर्गति संभालने के लिए। ये दिया इसलिए था कि देश की अर्थव्यवस्था सुधरे, मार्केट में पैसे का फ्लो आए। तो क्या फ्लो आएगा? नहीं आएगा। तो दिखाने के लिए आपको इनकम, अब देखिए मिडिल क्लास वाले ताली पीट रहे हैं, वाह 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 क्या बात है क्या बात है। भैया मिडिल क्लास का मतलब बहुत बड़ा हिंदुस्तान में, वो 10,000 रुपये महीने कमाने वाला जो आदमी है आपका सिक्योरिटी गार्ड, वो भी मिडिल क्लास ही है, लोअर इनकम ग्रुप नहीं है। वो लोअर मिडिल क्लास है। सब लोग तो अपने आप को मिडिल क्लास मान के चल रहे हैं। अब जो ये छूट मिली है उसको लेकर सारे के सारे लोग खुश हैं, लेकिन डाटा क्या कहता है कि मिडिल क्लास वाले जो हैं, जो इनकम जिनको फ़ायदा मिलेगा, जिन 4 करोड़ लोगों को कुल मिला के फ़ायदा मिलने वाला है, उसमें तो 15 लाख से ऊपर इनकम वाले 33% लोग ही हैं। और अगर आप इसके अंदर और ज़्यादा घुसोगे डाटा में, तो 63% इनकम टैक्स रिटर्न ज़ीरो रिटर्न वाले होते हैं, इनकम वाले। यानी जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं 63% लोग, लेकिन वो टैक्स नहीं देते हैं। जो वैतनिक वाले हैं, यानी जो बेचारे नौकरी करते हैं, उनको तो भरना ही भरना है, वो 3.8 करोड़ लोग हैं। और सिर्फ औसत वेतन जो है वो 9.3 लाख रुपए के आसपास पड़ रहा है हिंदुस्तान में। जो मतलब कुल मिला के जो सैलरीड लोग हैं वो 3.8 करोड़ लोग हैं कुल मिला के। और उनमें भी जो एवरेज इनकम है वो 9.3 लाख रुपए है। यानी इस एवरेज इनकम में से कोई भी 12 लाख कमाता ही नहीं है। और इसके आधार पर अगर आप हिसाब लगाएं तो उनमें से ज़्यादातर लोगों को लाभ नहीं हो रहा है। जो ताली पीट रहे हैं, मिडिल क्लास की तो सुनवाई की सरकार ने, हम भी मिडिल क्लास, मैं भी मोदी, उन मिडिल क्लासों के लिए इसमें से कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। और बताऊं, इस बजट में एक और चतुराई भरा काम सरकार ने किया है कि जो जितना ज़्यादा कमाएगा उतना ज़्यादा उसको टैक्स की बचत हो रही है। पहले ये होता था कि भैया ज़्यादा इनकम है तो 30% स्लैब हो जाएगा, ये स्लैब वो स्लैब हो जाएगा, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। अब आपको मैं एक आंकड़ा दिखाता हूँ। अगर आपकी इनकम 8 लाख तक की है तो आपको 30,000 का बेनिफिट होगा। अगर 9 लाख की है तो 40,000 का, 10 लाख की है तो 50,000 का, 11 लाख की है तो 65,000 का, 12 लाख की है तो आपका होगा 80,000 का बेनिफिट। और ऐसे ऐसे जाते जाते सरकार का आंकड़ा है 50 लाख रुपए की अगर आपकी इनकम है
तो आपको सीधे सीधे 1,10,000 का फ़ायदा हो जाएगा। अब आप सोचिए, जितनी जिसकी कमाई उसको उतनी ज़्यादा छूट, एक ये रिजीम आ गया। तो जो ज़्यादा कमाई वाले भी पैसा लगाएंगे कहाँ पे? अडानी अंबानी के पास में। यानी ये पूरा बजट भी जो बनाया जा रहा है, इसमें जो पैसा मार्केट में आने के बजाय जनता का पैसा भी वहीं ले जाया जा रहा है। और उनका हाल क्या है? कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया है वो बता रहा है कि वो पैसा तो कमा रहे हैं, रिकॉर्ड कमाई की है उन्होंने, लेकिन उस पैसे से वो रोजगारी नहीं दे रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो नया प्लांट नहीं लगा रहे हैं। वो पैसा कहाँ ले जा रहे हैं? माना जाता है कि विदेशों में ले जा रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। तो ये जो सीन है पूरा का पूरा, इसको अगर आप समझें तो इसका एक चीज़ आपको ये समझ में आए कि जिन लोगों को इन्होंने ये बेनिफिट दिया है उनका बेनिफिट जनता तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं आएगा। वो पैसा लगाएंगे असेट्स में, और सरकार चाहती है वो असेट्स में लगाने वालों को ही छूट दे, क्योंकि असेट्स में जब लगाएंगे तो कैपिटल गेन करेंगे, और कैपिटल गेन करेंगे तो कैपिटल गेन टैक्स के ज़रिए सरकार अपना खजाला भर। अब अगर इस चार्ट को देखें तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि बेनिफिट हो किसको रहा है। जो रिबेट विबेट देने के बाद जो बेनिफिट है, 8 लाख रुपए से लेके 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वाले को ज़ीरो बेनिफिट हो रहा है। 16 लाख वाले को 1,20,000 का बेनिफिट हो रहा है। 20 लाख वाले को 2 लाख का बेनिफिट हो रहा है। 24 लाख वाले को 3 लाख का बेनिफिट हो रहा है। और 50 लाख वाले को 10,80,000 का बेनिफिट हो रहा है। बाकी को जो बेनिफिट हो रहे हैं, थोड़े थोड़े बेनिफिट 10,000 वाले, उन लोगों को इस बेनिफिट से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो दूसरे हाथ से सरकार उनसे ले रही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि फ्रिंज बेनिफिट टैक्स वगैरह वो बेनिफिट ख़त्म कर देगी। मकान का लोन, हाउसिंग लोन, मकान का किराया, खाने का खर्चा ख़त्म कर देगी। अब आते हैं दूसरे पहलू पे, जहाँ से अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए जो सपोर्ट का हमारा परंपरागत सिस्टम था, उस सिस्टम को भी ख़त्म कर दिया गया। परंपरागत सिस्टम क्या था? परंपरागत सिस्टम ये था कि भाई साहब, गरीब आदमी है, इसके हाथ में 4 पैसे रख दो, इसको कुछ दे दो, क्या होगा? ये खर्चा करेगा, गैस खरीदेगा, आटा खरीदेगा, चीनी खरीदेगा, मैदा खरीदेगा, माचिस खरीदेगा। इस सब चीज़ों को जब बाज़ार से खरीदेगा, जैसे वो किसानों को अनाज देती थी सरकार, मनरेगा में आप काम देते हो तो उनको कुछ पैसे मिलते हो, उस पैसे से वो खरीदारी करते हैं। या फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बनाते हो, पुल बनाते हो, बड़े बड़े आप जो है हाईवे बनाते हो, तो वहाँ पे मज़दूर काम करते हैं, तो मज़दूरों को हाथ में पैसा जाता है, तो मज़दूर उसको खर्चा करते हैं, उससे बाज़ार में पैसा आता है। जब आप नए रोज़गार देते हो, नई नई फैक्ट्रियाँ खोलते हो, नए नए लोगों को नौकरी मिलती है, उनको पैसा मिलता है, वो पैसा खर्च करते हैं, उससे बाज़ार में पैसा आता है। उस फ्रंट पे सरकार इस पूरे बजट में कोई काम करती हुई दिख नहीं रही है, बल्कि हालत ये है कि इसने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सरकार का जो खर्चा होता है इन चीज़ों पे, उसको काट दिया है। 92,682 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने काट दिया है, और इससे लगभग बराबर 1 लाख करोड़ रुपए का फ़ायदा वो दे रहे हैं, क्या? टैक्स में छूट के नाम पे। यानी 1 लाख करोड़ रुपए यहाँ से जो इन्होंने काट के निकाल लिया, ये उन्होंने उधर दे दिया। उधर से वो उद्योगपति के पास जाएगा, उधर से वो असेट्स में लगेगा, और असेट्स से अगर उसने कमाया तो सरकार के पास आएगा। यहाँ से काट लिया, वहाँ दिया, लेकिन वहाँ भी नहीं दिया। तो ये आंकड़ा कह रहा है कि बजट में सरकार ने शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, सोशल वेलफेयर पे, एग्रीकल्चर पे, रूरल डेवलपमेंट पे जो पैसा खर्च कर रही थी, उस पैसे में कटौती कर दी है। यानी जो पैसा सचमुच आम आदमी के पास जाने वाला था, उसको भी काट लिया है। तो ये जो सीन है, ये बता रहा है कि किस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम से पैसा कट कर लिया गया है। स्किल इंडिया से कट कर लिया, इन्हीं का अपना प्रोग्राम था। स्पेस टेक से कर लिया, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट से कर लिया, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो रिसर्च वगैरह होता है उसके ऊपर, जो परमाणु रिसर्च के ऊपर जो पैसा खर्च होता था, उसमें भी कम कर दिया। पीएम आवास में भी पैसा कम कर दिया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी कर दिया गया, जल जीवन मिशन में पैसा कम कर दिया गया। SC ST OBC के लिए प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, उसका बजट भी कम कर दिया गया। PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड जो है, उसको भी कम कर दिया गया। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर पे भी बहुत सारा, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना, पोषण निर्माण, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 मिशन, वात्सल्य चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस,
यानी कुल मिला के ये, इसके अलावा मिशन शक्ति, इन सब प्रोजेक्ट पे जो सरकार पैसा खर्च कर रही थी वो कम कर दिया। सरकार ने मिडिल क्लास के एक छोटे से हिस्से को, 4 करोड़ लोगों को, इस देश की 150 पौने 200 करोड़ रुपए की लोगों की आबादी में, कुल मिला के सरकार ने जो खर्चा किया इस बजट में, जिसके लिए पैसे दिए, उससे ज़्यादा उम्मीद रखी नहीं जा सकती। और जिस मकसद से पैसे दिए गए हैं वो मकसद भी छलावा है। भारत की खराब आर्थिक स्थिति को सुधारने का कोई विजन इस बजट में दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही मंदी के हालात, ऐसे ही बेरोजगारी, ऐसे ही गरीबी और ऐसे ही भुखमरी बनी रहेगी। तमाम सारी वेलफेयर स्कीम बंद करने से सभी तबकों पे असर पड़ेगा। स्वास्थ्य शिक्षा पे बजट कट करने से वहाँ पे असर पड़ेगा। यानी ये कुल मिला के इन्होंने एक तिलिस्म क्रिएट किया, क्योंकि देश में हालत ख़राब चल रही है। जब मंदी, देखिए हालत ऐसे ख़राब चलती है कि जब आपको जीएसटी वीएसटी नहीं आएगा, दूसरे खर्चे नहीं आएंगे, है ना, उसका कलेक्शन नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो सरकार का पैसा तो टैक्स से ही आना है, तो टैक्स का कलेक्शन भी सरकार का कम होगा। जब टैक्स का, हालांकि सरकार कह रही है बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा भगवान जाने, तो जब कलेक्शन, बाद में कह देंगे कि नहीं साहब वो नहीं आया उतना, अभी तो दिखा दिया बजट में, फिर उधार ले लेंगे। तो वो एक जो पैसे से कमाई सरकार की कम होती है, सरकार की कमाई कम होती है तो सरकार खर्च नहीं कर सकती, खर्च नहीं कर सकती तो योजनाओं में कटौती कर रही है, और योजना में कटौती कर रही है तो आप योजनाओं की कटौती को पकड़ ना लो, उस पर बात ना करो, इसलिए उन्होंने इनकम टैक्स का झुंझुना आपको पकड़ा दिया। अब आप उसमें बिजी रहिए। दूसरी बात, अब इनकम टैक्स से सरकार ने अगर 1 लाख करोड़ रुपए कम कमाने का फैसला किया है, अभी सीधे तो अभी कम ही कमाएंगे, बाद में जो फ्रिंज बेनिफिट और दूसरी जगहों से पैसा आएगा सरकार के पास आ जाएगा, वो बात की बात है, क्योंकि ये 5 साल का विजन लेके चल रहे हैं, सर उनका खुद का कहना है। तो ये किसकी, जो इस पूरे नुकसान की जो क्षतिपूर्ति होगी वो आम जनता का पेट काट के एक तो हो रही है, गरीबों गुरबों का काट के हो रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति से हो रही है, पहली चीज़। दूसरा, जो गरीब मार टैक्स है भारत का, जिससे सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं, जो कंजम्पशन पे आधारित टैक्स है, वो है जीएसटी। अब सरकार, उस पे निर्भरता सरकार की बढ़ जाएगी। करना जीएसटी को कम चाहिए था, बढ़ा दिया। अब अगर मैं रोटी खाऊंगा और रोटी मुझे महंगी पड़ेगी तो मैं 1 रोटी कम खाऊंगा। अगर मुझे 55 रुपए की ब्रेड मिलेगी तो मैं कोशिश करूंगा कि ब्रेड महीने में 1 आध बारी खा लूं। जाहिर बात है, अगर दूध मेरा महंगा होगा तो मैं क्या करूंगा, आधा लीटर कम ले लूंगा। तो इससे कंजम्पशन, जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो लोगों के कंजम्पशन को कम करता है, लेकिन सरकार उस टैक्स को बढ़ाने वाली है। बहरहाल अर्थव्यवस्था का सत्यानाश नहीं, सवा सत्यानाश करने का सरकार ने इंतजाम कर लिया है, ऐसा मुझे दिखाई लगता है। आपकी क्या राय है, आप अपने कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद।